ओवरसीज़ पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने आना है इस बटन पे। यहाँ से आपने अपना पीरियड ले लेना है और कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से आपने अपने तमाम सोर्सेज ले लेने हैं जिन सोर्सेज से आपको इनकम हो रही है, और देन आपने यहाँ से नो कर देना है, क्योंकि नो का मतलब है कि आप पाकिस्तानी नहीं है, ओवरसीज़ हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। नीचे से आपने करना है स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग। अब यहाँ पे आके आपके पास जितने भी इनकम सोर्सेज होंगे उसके रेलिवेंट यहाँ पे आपने हेड देख लिए, लाइक प्रॉपर्टी की एंट्री आपने इस हेड में करनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका कैपिटल गेन्स आ जाएगा, यानी अगर आपको कुछ कैपिटल गेन हासिल हो रहा है कुछ सिक्योरिटी से, कुछ स्टॉक्स से, या कोई कैपिटल एसेट आपने सेल किया उससे, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट अदर सोर्सेज से भी आपकी इनकम है, यानी बहबूद सर्टिफिकेट से है, उसके अलावा शोदा फैमिली सर्टिफिकेट जो वो है, या उसके अलावा भी जितने यहाँ पे अदर सोर्सेज हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे इस सब के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उनकी एंट्री भी हम यहाँ पे इसी हेड में करेंगे। फिर अगर आपके कुछ टैक्सेस हैं टैक्सेबल जो आप साल भर में पाकिस्तान में पे करते हैं, उनकी एंट्री के लिए हम चलेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में और फाइनल टैक्सेस में उन टैक्सेस को किस तरह से डिक्लेयर करना वो सीखेंगे। और देन फाइनली हम करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल, और इस तरह से आपके एक रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जिसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी कहते हैं, तो आपने 2026 की टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए एक दो चीज़ों का ध्यान करना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा सारा साथ साथ, तो आपने मेरे वीडियो के साथ बने रहना है। सबसे पहले ये डिफरेंस समझ लीजिए, आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी बनते कैसे हैं। रूल्स के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान से एक फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज से ज़्यादा का स्टे बाहर करेंगे तो आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो जाएंगे या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। और अगर आपका स्टे 183 डेज से कम होगा तो फिर आप पाकिस्तानी ही कंसिडर होंगे, चाहे आपने बाहर विजिट किए भी होंगे साल में लेकिन फिर वापस आ गए। तो इस तरह से 183 डेज़ की शर्त है। अब रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पे दो किस्म के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक तो ये है जिनकी पाकिस्तान से कोई इनकम नहीं होती, वो जस्ट यहाँ पर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं, या अगर उन्होंने साल में कुछ अपने टैक्सेस पे किए होते हैं तो वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनके पाकिस्तान में बिजनेस भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसिडर होते हैं क्योंकि उन पर 183 डेज़ वाला जो पीरियड है वो उन्होंने बाहर गुजारा होता है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं सिंपल वाली, यानी अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है, ये पीरियड ले लेना आपने और कंटिन्यू करना है। यहाँ पर सिंपल जस्ट आपने नो इनकम रिटर्न बता देना क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कुछ टैक्सेस पे करते हैं वो किस तरह से आप बताएंगे यहाँ पे, उसको हम देखते हैं। और यहाँ पे आपने नो ही करना है। अगर आप यस करेंगे तो पाकिस्तानी बन जाएंगे, नो करेंगे तो ओवरसीज़ बनेंगे। सिंपल मतलब ये है इसका। नो करके आपने यहाँ पे स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग का बटन दबाना है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। अब वो पर्सन जिसकी पाकिस्तान से इनकम नहीं होती वो यहाँ पे ज़रूर कोनो को टैक्सेस पे कर रहा होता है, या उसकी फैमिली उसके नाम पे टैक्सेस पे कर रही होती है, उसके सिम पे, उसके घर पे इंटरनेट चल रहा होता है, या उसका कोई बैंक से पे कैश निकलाने के ऊपर उसके जो टैक्सेस पड़ते हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं। तो वो जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ये एडजस्टेबल के अंदर आते हैं। उसको आपने यहाँ पर ये सेक्शन खोल लेना है। पहले क्या होता था, ये सारे बाहर ही नज़र आ जाते थे, आप आसानी से सर्च कर लेते थे। अब आपको जस्ट एक बटन दबा के यहाँ से सर्च करना है। कल को अगर FBI इसको चेंज भी कर दे और वापस पहले जैसा आ जाए जिसमें सब कुछ सामने नज़र आ जाता, तब भी ऊपर आपको ये सर्च बार लाजमी मिल जाएगी। इसमें आपने अपने रेलिवेंट हेड को याद रखना है। हेड क्या होता है, ये वाला सेक्शन जिसके रेलिवेंट वो टैक्स कटता है। अगर आप अपने वो हेड याद रखेंगे ना, सेक्शन याद रखेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, चाहे फॉर्म इस तरह का हो या किसी भी तरह का हो। अब यहाँ पे हम वो टैक्सेस देखते हैं जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादा पे करता है, जिनमें आ जाता है उनका यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई उनकी सिम चल रही है उनके नाम की तो उसका टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 236C, यानी अगर उन्होंने इस साल में कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है अपनी जो उनके नाम पे थी तो उसके लिए रेलिवेंट ये हेड आ जाएगा, ये भी क्योंकि एडजस्टेबल टैक्सेस होता है। उसके बाद यहाँ पे 236K, यानी अगर उन्होंने कुछ परचेज़ किया इस साल में वो। अब अगर यहाँ पे वो अपना कोई क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे थे या उनकी फैमिली यूज़ कर रही थी और वो उससे बाहर से मुल्क से कोई ट्रांजैक्शन करते थे तो वो रेलिवेंट हेड है ये 236Y वाला। फिर एक और जो टैक्स है वो होता है यहाँ पे इंटरनेट बिल का या प्रीपेड बिल का, टेलीफोन का, ये देखें ये सारा आ जाता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपके रेलिवेंट जो भी होगा टैक्सेस वो आपने यहाँ पे क्लेम लाजमी करने हैं, क्योंकि अभी चाहे आपको उसका फ़ायदा ना नजर आए, लेकिन अगर अगले साल आप बिज़नेस शुरू कर लेते हैं और आपको अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता है तो इस साल के जो भी टैक्सेस आपने पे किए होंगे जो रिफंड में भी आ जाएंगे आपके, वो अगले साल के आपके टैक्स के साथ में एडजस्ट हो जाएंगे, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है।
एक और यहाँ पे मोटर व्हीकल का रेलिवेंट भी होता है, यानी अगर इस साल में आपने कोई बाइक व्हीकल आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसके रेलिवेंट आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने सीसी के लिहाज से उसको सेपरेट किया होता है, इंजन के पावर के लिहाज से। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा, अगर कुछ सेल की होगा मोटर व्हीकल तो वो सेल के पे होगा। डिपेंड करता है आपके वो कितने सीसी इंजन है उस हिसाब से। तो उनकी वैल्यूज़ लेके जो भी आपके रेलिवेंट होंगी उनको यहाँ पे आपने ऐड करके इस तरह से ये सेक्शन बन जाएंगे रेलिवेंट, और उनमें आपने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ दे देनी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हेड है यहाँ पे मोटर व्हीकल का, तो ऊपर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, मेक मॉडल लिखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और मैंने ये जितने भी यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस बताए हैं, ये आपको अगर पाकिस्तान से इनकम भी है ना तब भी आपने इसी तरह से डिक्लेयर करनी है। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा एलेबोरेट कर दिया ताकि वीडियो में आगे चल के जब मैं इनकम फ्रॉम पाकिस्तान वाली पार्ट बताऊँ आपको तो वहाँ पे मैं इसको स्किप कर सकूँ, ताकि आप यहीं पे समझ जाओ। ये ना हो मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँ फिर आगे भी रिपीट करूँ, इससे आप ही का टाइम ज़ाया होगा। तो फिर देखें नीचे यहाँ पे ये सेलफोन है, इसके ऊपर आपने नंबर लिखना होता है अपने मोबाइल का, नीचे आपने कंपनी बतानी है किस कंपनी के सिम है, ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आपका टोटल बिल आ जाएगा एक साल में जितना भी आपने लोड किया। फिर उसके ऊपर आपका 12.5% के लिहाज से जिस तरह टैक्स डिडक्शन होती है वो यहाँ पे आ जाएगी, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं 36,000 तो ये 4500 बन गया, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा टैक्स। इसी तरह से नीचे इंटरनेट के ऊपर, सेल ऑफ ट्रांसफ़र के ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे खुद ही। तो इसी तरह से नीचे जितनी भी आपकी एक साल की वैल्यूज़ होंगी उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। जैसे ये नीचे देखे प्रॉपर्टीज़ के आ रहे हैं 236C और 236K का जो आप टैक्स पे करेंगे, तो ये 2026 में अब यहाँ पे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, आपको यहाँ पे फैच करके लाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन हुई होगी ना सेल या परचेज़ की तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको उसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उसको अपने क्रॉस वेरीफाई करना है अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ, तो होपफुली वो मैच ही निकलेगा। अगर ना भी निकले तो जो आपके डॉक्यूमेंट पे वैल्यू होगी ना फिर वो उसको यहाँ पे आपने उस वैल्यू को उसके साथ रिप्लेस कर देना है। हमेशा डॉक्यूमेंट वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। नीचे आपका जो आपने क्रेडिट कार्ड से अगर कोई बाहर किया हुआ है खर्चा, कुछ सेल परचेज़ की, आपने प्रोडक्ट वगैरह मंगाई है, तो एक साल में उस पर कितना होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये भी अमूमन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल मिल जाता है आपको, और उसका टैक्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये फाइलर के लिए 5% है, नॉन फाइलर के लिए 10% है, उस हिसाब से यहाँ पे निकाल सकती हैं उसकी वैल्यू। जैसे इसका 5% 2250 बनता है, वो देखें यहाँ पर हमने लिख लिया। तो इस तरह से आपने अपने एडजस्टेबल टैक्सेस फाइल करने हैं। फिर कंप्यूटेशन पे जब जाके देखेंगे तो ये देखें आपको रिफंड आ रहा है, इसी बारे में मैंने बात की थी। आप यहाँ पे टैक्सेस लाजमी फाइल करें, यहाँ पे रिफंड आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगले साल जब आप अगर अपने बिजनेस शुरू कर लेते हैं और उसमें आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बन जाता है तो नेक्स्ट ईयर आप फिर ये हेड यूज़ करेंगे, रिफंड, एडजस्ट रिफंड अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर, तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, इसको किस तरह से एडजस्ट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। फाइनली आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है और आपकी रिटर्न फाइनल हो जाएगी। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर चल के हम आगे बात करते हैं। अभी चलते हैं दूसरा स्टेप देखने के लिए, जिसपे है कि अगर आपके पाकिस्तान से इनकम है तो फिर आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो इनकम डिक्लेयर करने का भी तरीका सेम है, फॉर्म आपने इसी तरह से लेना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आके आपने वो सारे सोर्सेज चूज़ कर लेने हैं जिससे इनकम है। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज से है, बिजनेस से भी है, कैपिटल गेन से है, या एग्रीकल्चर इनकम से है। तो जितने भी आपके सोर्सेज होंगे आपने उसको लेके नीचे से आपने नो लाजमी करना है। यहाँ से गलती से आपने यस नहीं करना, आपने हमेशा नो करना है, बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, जो भी आपको अच्छा लगे। नीचे से आपने स्टार्ट फाइलिंग कर लेनी है। अभी देखिए तो वो जितने हेड चूज़ किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। रेलिवेंट हेड में आपने खुद ही एंट्री करते जाना। जैसे बिजनेस के आप देखो तो मैं इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिजनेस के ऊपर मेरी इसी साल 2026 की अपडेटेड वीडियो आई है। ये ऊपर आपको राइट पे लिंक नज़र आ रहा होगा, इसको आपने देख लेना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लें। वो बिजनेस सेक्टर आपका सारा वहीं पे कवर हो जाएगा। जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया आपने 100% उसी को फॉलो करना है, उसमें कुछ चेंज नहीं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी में अगर आपने कुछ डिक्लेयर किया करना है एक साल में, रेंट वगैरह रिसीव होते हैं जैसे, तो वो किस तरह से होंगे ये देखिए। रेंट रिसीवेबल है, इस पर आपने प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी। यहाँ से आप राइट नो अभी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर तो आपके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इस तरह से ऐड होंगी तो एक दफ़ा आपने उनको एडिट करना है दोबारा से, यहाँ पे सारी उसके रेलिवेंट एंट्रीज दोबारा करेंगे, देन यहाँ पे आप उसको ऐड कर पाएंगे। या अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो आपको खुद से ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड का बटन मिल जाएगा, आपने बटन प्रेस करेंगे तब भी फॉर्म इसी तरह से ओपन होगा सेम, उसमें आप एंट्री कर लेंगे। चलिए मैं फटाफट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद आपने जस्ट इसको अपडेट करना है, तो ये देखें अपडेट हो गया। अब जब आप नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी का बटन दबाएंगे ना तो ये देखें ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड होने के लिए तैयार है, तो इसको क्लिक करके इसको ऐड कर लें। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने बताना आप इस पर कितना एक साल में रेंट रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इससे प्रॉपर्टी से 10 लाख रुपया रेंट रिसीव करते हैं।
अब जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 लाख का 1/5 यहाँ पे एक्सपेंस की सूरत में निकाल देगा। ये खुद ही वो उन्होंने रूल सेट किया हुआ है, अभी एक प्रॉपर्टी पे एक साल से जितनी इनकम आती है उसका 1/5 उसकी एक्सपेंस पे, उसकी मेंटेनेंस पे लग जाता है, तो वो वैसे ही माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपने अपने प्रॉपर्टी का रेंट बता देना। फिर यहाँ पे कैपिटल गेन्स आ जाते हैं, यानी अगर आपने इस साल में कोई कैपिटल गेन हासिल किए हैं, वो किससे किए हैं, वो कैपिटल एसेट से किए हैं। ये देखें यहाँ पे ये 3-4 हेड हम इनको एक एक करके खोलते हैं। वो किसे, अगर आपने कैपिटल एसेट सिक्योरिटीज़ वगैरह से किए हैं जिसमें प्रॉपर्टी या सिक्योरिटीज़ आ जाती है तो आप उसके रेलिवेंट आ जाएगा। ये यहाँ पे डिसेबल इसलिए है क्योंकि इस अकाउंट में रेलिवेंट इस तरह कोई एंट्री नहीं है। अगर होती तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पे 2026 में ये उन्होंने अपडेट किया हुआ है, खुद ब खुद वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट देखें तो कैपिटल एसेट से, यानी अगर आपने इस साल को कैपिटल एसेट अपना डिक्लेयर किया है, उस पर कोई आपको हासिल हुआ कैपिटल गेन, तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे आपको। मिसाल तो ये आपको 5 से 6 एंट्रियाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें अगर आपने कंपनी के शेयर होल्ड आउट किए हैं तो वो आ जाएंगे। ज्वेलरी की है, गोल्ड, पेंटिंग, मोटर व्हीकल, इसको आपने ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जैसे ही आप प्लस वाला आइकन दबा के यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, मेक, मॉडल, मेक होता है सुजुकी, मॉडल होता है कर्टस, समझ गए ना। मेक हमेशा कंपनी होती है, मॉडल उसका जो नीचे मॉडल होता है वो है, उसको आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं एक करके बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे ऐड होगा तो आपने बता देनी है कि आपने इस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने कितने में लिया था इसको। मिसाल के तौर पर आप 20 लाख बता देते हैं, 20 में लिया था। फिर वो बता रहा है सेल आपने कितने में किया, आप बता देंगे मैंने 22 में सेल किया है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई एसेट होगा, जैसे आपने गोल्ड लिया था, गोल्ड के ऊपर आपने जितने में लिया आप उसको कैपिटल गेन के साथ आप डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके ऊपर 15% टैक्स भी होता है, वो भी पे करना है। तो उसको आपने ऐड करते जाना है, यहाँ पे ऐड होता जाएगा। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी से जितना गेन होगा उसके लिए ये सेक्शन है, यहाँ पे आप प्लस वाला आइकन दबा के अपने प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे और उसका जो गेन होगा वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे। फाइनली इसके नीचे आपका कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज़ को देखिए ये इसलिए यहाँ पे डिसेबल है और ये येलो आइकन भी उन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंट्री या तो सिस्टम खुद ब खुद एंटर करेगा या आपको इसके सोर्स पर जाके एंट्री करनी पड़ेगी, और इसका सोर्स होता है हमेशा ये टैक्स डिडक्शन वाला। यहाँ पर जाके आप एंटर करेंगे, ये देखें क्योंकि ये फाइनल टैक्स में आती हैं। सेक्शन वाला बटन दबाया और यहाँ से अब हमने चूज़ कर लेनी कि वो सिक्योरिटीज़ आपकी किस लेवल की थी, वो वाली सिक्योरिटी हमने चूज़ करनी है। जैसे कोई सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट थी, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटी था, या कोई इसी तरह के परसेंटेज के लिहाज से आपने देखने किस परसेंटेज का आपको टैक्स लग रहा है, उस हिसाब से आपने यहाँ से उसको चूज़ कर लेना है। जैसे ये सिंपल है क्योंकि मोस्टली 15% पे होता है। ये चूज़ करके इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने इसके टोटल अमाउंट बता देनी है, आपको कितनी रिसीव हुई है। तो आपको जितना रिसीव हुआ होगा एक साल में आपने वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे 3 लाख हुआ है, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है और ये देखें यहाँ पे जिसने इसका 15% हिसाब से टैक्स निकाल दिया उसको लेके आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है और फिर दोबारा से कैलकुलेट करना, तो ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और सिमिलरली ये एंट्री जो है ये आपके बैक एंड पे जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रही थी कैपिटल गेन में, ये नीचे ये यहाँ पे देखें अपडेट हो गई है। तो इस आइकन का ये मतलब है कि आपने इसका सोर्स पे जाके एडिट करना है। नेक्स्ट अब कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्सेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, जो ज़्यादातर जो मैंने काफ़ी लोगों के पास देखा है वो होते हैं बहबूद सर्टिफिकेट्स और इसी तरह से बाकी चीज़ें जो पेंशनर बेनिफिट वाले, शोहदा फैमिली वाले सर्टिफिकेट्स उनके पास होते हैं। उनको ऐड करने के लिए ये प्लस वाला आइकन दबा के और आपने ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आपने एक साल में उससे जितना भी कमाया होगा, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं आपने 5 लाख से कमाया है जो आपको उसका प्रॉफिट मिला है, और फिर आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं होगी क्योंकि इस पर कोई टैक्स है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 00 में खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास होता है आपका सेविंग अकाउंट जो कि ये होता है प्रॉफिट ऑन टैक्स। ये भी 50 इसको हमें सर्विस से जाके ऐड करना पड़ेगा। इसके भी आपने करना है यहाँ पे टैक्स डिडक्शंस में, यहाँ से आपने ये इसकी सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये बैंक अकाउंट वाला ले गए। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका जो एनुअल प्रॉफिट होगा आपके सेविंग अकाउंट से वो 5 मिलियन से कम है, यानी 50 लाख से कम, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइनल टैक्स में चला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप इसके यहाँ पे फाइनल टैक्स में करें। लेकिन आपका प्रॉफिट जो हो 5 मिलियन से ज़्यादा होगा एनुअल, तब आप मुझसे वेट करना है फुल यहाँ पर बेस्ट हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैं करते हुए कहा देता हूँ। यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस आइकन दबाएंगे, ऊपर हमने आपका जो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट का आइकन नंबर लिख देना है कि आप लिख देना है सिर्फ कौन सा बैंक है आपका, उसका सेविंग अकाउंट साथ में लिख के ना लिख के खाली बैंक का नाम लिख से काफ़ी है। ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं 49 लाख ये लिख देता हूँ ना, ये यहाँ पे हमें आदत दौड़ेगा कि ये जो आपका 49 है ना ये 5 मिलियन से कम है, इसलिए ये देते द अमाउंट एज पे आंसर तो फाने का। इसलिए अगर आपका प्रॉफिट कम है ना तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी 500 रहता मैं प्रॉफिट, तो आपने डायरेक्ट एंट्री चाहे है वो साने करती है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो फिर आपने ऊपर करना है। अभी हम तो कि कम बताना क्या रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इस सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे करेंगे 1 ये बैंक अकाउंट वाला ले लेंगे
यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस वाला आइकन दबाएंगे। यहाँ पे सिमिलरली आपने ऊपर बता देना है कि आपका बैंक अकाउंट बनता है। यहाँ पे आपने पूरा 1,000 का प्रॉफिट बताना, जितना मिला मिसाल का 5 लाख, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पब्लिश के ऊपर जो है वो 20% टैक्स है, 1 लाख रुपये यहाँ पे टैक्स डिडक्ट में आ जाएगा। उसी को लेके आपने 1 लाख तो आपने ये 20 में भी लिख के नहीं यहाँ पे टैक्स डिडक्ट के अंदर क्या देगा लिखना तेज जितना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस तरह से देखें आपके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके इसके अलावा कोई और भी अदर सोर्सेज हैं, जैसे अदर सोर्सेज इनकम है, तो आपने ये सेक्शन अदर सेक्शन पे जाना है। उसके बाद अगर आपको कोई रॉयल्टी मिल रही है, यानी आप अपने सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिलता है, ग्राउंड रेंट मिल रहा है, तो फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ना एक बंदा, आप समटाइम्स लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है और ये ग्राउंड रेंट क्या है। प्रॉपर्टी रेंट वो होता है अगर आप किसी बिल्डिंग, किसी स्ट्रक्चर से कोई आप उसका रेंट पे कर रहे हैं ना, या आप रेंट रिसीव करें, आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उससे आपको जो रेंट मिलता है ना, वो प्रॉपर्टी से रेंट होता है। ग्राउंड रेंट वो होता है जो एक ओपन प्लेस होती है नीचे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल से समझे, एक आपके पास ग्राउंड था जो आपने किसी बंदे को दे दिया और उसने उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर ली। उसने आपके साथ वायदा किया भी वो आपको इस ग्राउंड का हर साल 1 लाख रुपये देगा रेंट, लेकिन वो उसके ऊपर जो बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर वो कुछ नहीं देगा। तो ये होता है आपका ग्राउंड रेंट, यानी ग्राउंड जो आपने दिया उसके ऊपर आपको रेंट मिलेगा, ना कि उस बिल्डिंग के ऊपर जो आपने उसके ऊपर प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर हुई थी, उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा वो सेपरेट प्रॉपर्टी में जाएगा। जो उस ग्राउंड से आएगा नीचे, जिसकी आपने लीज दी हुई थी या जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि मैं ये ग्राउंड तुझे दे रहा हूँ, अब तो उसके ऊपर जो मर्जी का, मुझे सिर्फ इस ग्राउंड से इनकम चाहिए, सिंपल समझ के इस बात को ग्राउंड रेंट कहते हैं। उसके बाद अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान में आपकी पेंशन भी आती है, फैमिली पेंशन भी आती है, तो ये हेड भी आपके रेलिवेंट है, आपने ये लिखना है। फिर इन सब में से अलावा अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है तो अदर रिसिप्ट में भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आप ऐड करें। यहाँ पे फैमिली पेंशन लिखने अगर मिलती है 1 साल में कितनी, आपकी 6 लाख है जितनी भी है वो आ जाएगी। अदर रिसिप्ट यानी इनके अलावा जैसे मैंने बताया कोई और सोर्स से आपको पैसे आते हैं तो वो भी आप लिख देंगे 3 लाख। ठीक हो गया। ये करने के बाद आपने सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो इनकम वाली एंट्री है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी, सवाए एग्रीकल्चर छोड़ के। एग्रीकल्चर को भी हम देखते हैं। अब आपने जाना था एक्सचार्ज/पेमेंट्स और कंप्यूटेशन पे। यहाँ पे आके देखें तो अब आपकी टोटल इनकम जो पाकिस्तान से वो 24 लाख बन रही है, उसको आपको 4,10,000 रुपये जो आपका टैक्स है वो आपने पे करना है। उसके लिए आपने नीचे आना है। ये देखें हमने जितने विदहोल्डिंग टैक्स डिक्लेयर किए तो उसने आप आ रही जो टोटल थी बन रही थी टैक्स चार्जेबल, उसको कम कर दिया। टैक्स चार्जेबल बन रहा था हमारा 4,94,000 और 1,45,000 जब निकल गया तो 3,49,000 अब हमने पे करना है। इसलिए आपको हमेशा अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस को डिक्लेयर करना चाहिए ताकि आपके जो फाइनल टैक्स बनता है उसको वो मिनिमाइज़ कर दे। अब आपने यहाँ पे अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, फ़र्ज़ कर ले यहाँ पे समझे वो नहीं है, तो आपने जब फाइनल कैलकुलेशन सारी कर लें, हर किस्म की बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर कुछ भी बाकी ना रहे, फाइनल हो जाए, अब आपने जस्ट यानी फिनिश कर लिया काम, तब आपने ये प्रिपेयर PSID का बटन दबाना है। इसको सबमिट किस तरह से करवाते हैं और बाद में CPR को इसके साथ अटैच किस तरह से करते हैं उसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी देख लीजिएगा। चलें अभी हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर से इनकम है तो उसको कैसे बताएंगे। एग्रीकल्चर पर चलेंगे, यहाँ पे आपने प्लस वाला आइकन दबाना है, प्रॉपर्टी को आपने ऐड करना है। अगर तो पहले आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में लास्ट ईयर में प्रॉपर्टी ऐड हुई होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे पहले हमारी वो येलो कलर की यहाँ पे शो होती रही है, उसको आपने लेना है, यहाँ पे ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू बता देनी। तो अभी हम इसको जल्दी से कोई एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद अगर ये इनकम आपकी, जैसे पाकिस्तान में इस साल से एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स भी बन रहा है, तो टैक्स कैलकुलेटर आप लीगल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर के मेन्यू में जाके देखें तो आपको एग्रीकल्चर टैक्स भी नज़र आएगा। वो टैक्स वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी ज़मीन के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को, जिस भी प्रोविंस में आप रहते हैं, उस प्रोविंस को अगर आपने अपनी ज़मीन के ऊपर भी टैक्स पे किया होगा तो वो आएगा इस टैक्स पेड इन प्रोविंस, वो यहाँ पे आएगा। उसकी एंट्री आपने यहाँ पे करनी, जितना भी आपने 1 साल में पे किया होगा। तो इस तरह से आपकी जो एग्रीकल्चर की इनकम है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी। और ये आपकी टोटल फाइनल जो आपके कंप्यूटेशन में जाके देखें तो ये आपके फाइनल अमाउंट को, जो आपकी इनकम बनी थी, उसको बढ़ा देती है। ये देखें अभी कितना बन गया आपका टैक्स, देखें 11,71,000 बन गया, उसमें से 145 गया, बाकी ये रह गया। अब आपने इसको प्रिपेयर करना है, तो इसलिए मैंने आपको एग्रीकल्चर का भी करके बता दिया। अब इसको ऐड करने से फाइनल आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब आपने चलना है आपने तीसरे स्टेप। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे सारी इनकम डिक्लेयर हो जाएगी ओवरसीज़ के लिए। अब फाइनल स्टेप है हमारा वो क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट पर चलते हैं। यहाँ सब आपने हम एक वैल्यू नोट कर लेनी है
टैक्सेबल इनकम, ये देखें ये आपकी टोटल इनकम है जिसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। वेल्थ स्टेटमेंट पर चलना है, रिकन्सिलिएशन नेट एसेट पे जाना है। लेकिन अभी 2026 से ये हो गया कि अपनी जितनी इनकम यहाँ पे शो होती है ये वेल्थ स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। ये देखें जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आई हुई है। और उसके बाद जो हमारी सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में इनकम आ रही थी वो भी यहाँ पे आ गई है। यानी जो फाइनल टैक्स हमारे प्रॉफिट्स आए हैं, उसके बाद हमें डिविडेंड मिलता है, स्टॉक से जो बाकी चीज़ें मिलती हैं वो भी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि वो होती हैं फाइनल फिक्स्ड में, वो उस सेक्शन में आ जाएंगी। अगर कुछ अमाउंट आपके एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होंगे वो इस सेक्शन में आएंगी और नॉर्मल यहाँ पे आएंगी। अब इस साल से उन्होंने जो एक्सपेंसेस को है वो यहाँ पे नीचे छुपा दिया। ये देखिए रिकन्सिलेशन के अंदर ही एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। तरीकाकार बिल्कुल सेम है, आप अपने रेलिवेंट सभी चूज़ करने हैं। जो भी आपके रेलिवेंट हेड बनेंगे उनको लेके आपने यहाँ पे जस्ट ऐड करेंगे, इनके वैल्यूज़ देंगे। तो ये उसी तरह से जैसे यहाँ पे सेपरेट ऐड होता था और हम वहाँ पे टैक्सेस डिक्लेयर करते थे। और पर्सनल एसेट्स में चलें तो ये पर्सनल एसेट्स में आपकी वैल्यूज़ अगर पिछले साल पड़ी होंगी तो उसको आपने इस साल के वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देना है। मज़ीद ये कि अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट को अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके ऊपर एक मैंने पूरी सिंप्लीफाइड मेथड बनाया हुआ, यानी कैलकुलेशन बनाई हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये, इसको आप देखिएगा आपको वेल्थ स्टेटमेंट सारी समझ में आ जाएगी, आपने किस तरह से करना है, कैसे करना है। वो भी इस तरह के नए फॉर्मेट पर बनी है, आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। अब इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा हो कि किस तरह से आपने इस चीज़ को करना है तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।